हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग अपना पूरा बैच लॉन्च किए हैं DFCCIL का। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। ठीक है, हमने पहले से स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम उसका मेन जो टॉपिक्स है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल इनकम का देखो मतलब क्या होता है। नेशनल इनकम का सबसे पहले तो अगर हम हिंदी में मतलब देखें तो उसका मतलब होता है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय का मतलब है जो भी कोई हमारे राष्ट्र के अंदर जितनी भी इनकम या फिर आय हो रही है उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम का मतलब यही है कि हमारे नेशन के अंदर जो कि हमारा इंडिया है उसके अंदर जितनी भी इनकम को हमने जनरेट कर दिया वो हमारा कहलाएगा नेशनल इनकम। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। आप इस वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी के लिए कर रहे हो, आरबीआई ग्रेड बी के लिए कर रहे हो, बैंकिंग के लिए कर रहे हो, नेशनल इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। भले ही आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी गवर्नमेंट को वोट देते हो, गवर्नमेंट आपसे क्या कहती है, हम डेवलपमेंट करवाएंगे। डेवलपमेंट किस टर्म्स में करवाएंगे वो भी तो आपको निर्धारित करना पड़ेगा ना, कि डेवलपमेंट होगा किस चीज़ का। भाई डेवलपमेंट तो होगा, बट होगा किस चीज़ का? क्या रोड बना देना डेवलपमेंट है कि हमारी नेशनल इनकम को बढ़ा देना डेवलपमेंट है? ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। हमारी जीडीपी किस तरीके से ग्रो करती है और किस तरीके से हमारी नेशनल इनकम जो है वो बढ़ती है, घटती है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इसके अंदर क्या क्या टर्म्स आती हैं। ठीक है, ये हमारी नेशनल इनकम के अंदर आता है। अब देखो, नेशनल इनकम का जो मेन जो मैंने आपको बताई डेफिनेशन सबसे छोटी सी वो ये होती है कि हमारी नेशन के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है वही हमारी नेशनल इनकम है। ठीक है, इससे ईजी और सिंपल डेफिनेशन नहीं हो सकती। चलो, और जैसे कि अगर आप लोग इस वाली क्लास से पहली बार जुड़ रहे हो ना तो पीछे वाली वीडियो देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और हमने मैक्रो इकोनॉमिक का पूरा खत्म कर दिया अपना। अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स अपने कर रहे हैं। अब हमारा आता है कि देखो, नेशनल इनकम के हम डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे, कुछ हमारे बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद से ही हम लोग हमारी जो डायरेक्ट है नेशनल इनकम उस पर जंप कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा आता है इकोनॉमिक टेरिटरी, फिर आता है हमारे रेजिडेंट, फिर आते हैं हमारी सिटीजनशिप। ठीक है, तो देखो इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। जैसे हमारी इंडिया है ना, तो ये इंडिया हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है क्योंकि हम इसमें फ्रीली गुड्स को अपने मूवमेंट कर सकते हैं। हम जैसे कोई यहाँ पे पंजाब में यूनिट लगी हुई है, ठीक है, को वीट उगाया मान लो पंजाब में किसी किसान ने, किसान को पाकिस्तान में बेच सकता है। पाकिस्तान उससे मतलब मान लो 2-3 किलोमीटर ही दूर है यहाँ से, लेकिन वो यहाँ पे नहीं बेच सकता क्योंकि वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं आता। भले और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा लास्ट जो पॉइंट पड़ता है, ठीक है, वो यहाँ से ले जाके यहाँ पे सेल कर सकता है। भले ही वो इससे 5000 किलोमीटर दूर है और ये पाकिस्तान इससे 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, वो यहाँ पे सेल नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं आता। हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में सिर्फ हमारी इंडिया आती है अभी तक। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं। द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री कंसिस्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल टेरिटरी। ठीक है, ज्योग्राफिकल एक टेरिटरी है हमारी इंडिया, एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एडमिनिस्टर करती है। विद इन दिस एरिया पीपल गुड्स एंड कैपिटल में सर्कुलेट फ्रीली। आप पंजाब से कोई भी गुड यहाँ पे बेचने जाओगे, क्या कोई आपको रोकेगा, कहेगा कि भैया ये परमिट लेके आओ, वो परमिट लेके आओ? बिल्कुल नहीं। आपको भाई इंडिया का गुड है, मैं तो बेचूंगा जहाँ मेरा मन करेगा, और आप बेच भी सकते हो। ठीक है, यही मतलब होता है इकोनॉमिक टेरिटरी का, कि उसमें फ्रीली कोई जम्मू कश्मीर से ले जाके पूरे यहाँ पे कन्याकुमारी में सामान अपना बेच सकता है इजीली। यहाँ से आप इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे बेचो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, ये होते हैं हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी। और जो नेशनल इनकम कंप्यूट होती है ना, वो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर ही कंप्यूट होती है। और देखो, रेजिडेंट्स क्या होते हैं हमारे। रेजिडेंट्स का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो हमारी कंट्री में आके रह रहा है, भले ही वो हमारे यहाँ का सिटीजन है या नहीं है, लेकिन वो अगर यहाँ पे रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर हमारी कंट्री में लाई करता है ना, तो वो हमारे यहाँ का रेजिडेंट होता है। किस तरीके से? कुछ देखो, नेपाल के लोग होते हैं ना, वो हमारे यहाँ पे आके काम करते हैं। ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट में, वैसे तो यहाँ पे आके गरीब वाले काम करते हैं तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, लेकिन जब कोई भी अच्छी पोस्ट पे पहुँच जाता है ना, ऊपर वाली पोस्ट पे, कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? टैक्स चार्ज करती है। क्यों? उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूँ। इंडिया से कोई भी कंट्री से हमारे कोई भी बाहर काम करने के लिए गया, ठीक है, यूएस में काम करने के लिए गया, एक साल में वो कुछ इनकम उसने जनरेट अपनी करी, तो उस इनकम के ऊपर यूएस की गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाती है। क्यों? क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है? यूएस में है, और टैक्स हमसे रेजिडेंट्स के ऊपर लगता है। ठीक है, ये इनकम टैक्स का एक अलग थ्योरी है कि उसमें कुछ 182 डेज होते हैं, वो सब हमको नहीं पढ़ना। तो हमको बस ये देखना कि रेजिडेंट वही है जो हमारी, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में या इकोनॉमिक टेरिटरी में लाई करे। ठीक है, जिसमें वो रह रहा है, बस वही हमारा रेजिडेंट है। और सिटीजनशिप किस तरीके से अलग होती है? तो सिटीजनशिप क्या होती है ना, बेसिकली जहाँ पे हम बर्थ लेते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, वही हमारी सिटीजनशिप होती है। या फिर किसी हमने लीगल प्रोविजन के थ्रू उसको क्या हो किया हो, एक्वायर कर लिया हो, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी को सिटीजनशिप प्रोवाइड करवा दी हो। ठीक है, जैसे अभी अदनान सामी में ली थी पाकिस्तान से आके, और कुछ ऐसे लोग हैं
और भी जो इंडिया में सिटीजनशिप लेते हैं हर साल अप्लाई करते हैं, लगभग 6 से 7 लाख लोग इंडिया में सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। तो इनको गवर्नमेंट जब तक सिटीजनशिप नहीं देती तब तक ये लोग क्या होते हैं, इंडिया के सिटीजन नहीं बनते, ये रेजिडेंट बन के यहाँ पे रह जरूर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी क्या, सिटीजनशिप। अब हम लोग आगे चलते हैं हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट में। देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है ना, कि दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑपरेटेड बाय बोथ रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। नॉन रेजिडेंट्स कौन होंगे, जो इंडिया में नहीं रह रहे होंगे, ठीक है। ये हमारी इंडिया है, इसके अंदर एक तो यूनिट लगाई किसने, टाटा ने, एक यूनिट लगाई किसने, चाइना के जो हमारा है, कौन है सबसे रिचेस्ट पर्सन था अभी उनका, वो यार नाम भूल गया मैं उसका, ठीक है कोई बात नहीं, अलीबाबा, ठीक है याद आ गया। तो अलीबाबा ने कोई यहाँ पे आके यूनिट लगाई और वहीं पे एप्पल ने भी आके कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब देखो ये लोग यहाँ के रेजिडेंट्स तो नहीं हैं, अलीबाबा का जो ओनर है वो यहाँ का रेजिडेंट नहीं है, बिल गेट्स यहाँ का रेजिडेंट नहीं है, बट उसने यहाँ पे यूनिट अपनी लगा दी, तो जो भी कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा ना, ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है। इंडिया हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है और इसके अंदर आके बनाया, ऑपरेटेड बाय बोथ रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट्स। अंबानी तो हमारा रेजिडेंट है, सिटीजन भी है, ठीक है, इसने यहाँ पे यूनिट लगाई, तो इसकी भी यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा, इसकी भी यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा, इसकी भी यूनिट का जो प्रोडक्ट होगा, वो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या करेगा, एज अ काउंट किया जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब हम लोग आगे चलते हैं हमारा किस पे, नेशनल प्रोडक्ट पे। देखो डेफिनेशन हिंदी में भी इंग्लिश में भी, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ो और इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, और समझा तो मैं आपको रही हूँ अच्छे से। तो नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, इट इज़ बेस्ड ऑन रेजिडेंट्स एंड इंक्लूड्स द कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन बोथ विद इन एंड आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी, ठीक है। इंडिया के अंदर भी जो प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया के बाहर भी जो प्रोडक्शन हो रहा है, किसके द्वारा, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स के द्वारा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं नेशनल प्रोडक्ट का। देखो एक फार्मूला होता है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपके पेपर में फार्मूला नहीं पूछेगा, बट आपको फार्मूला अगर समझ में आ गया ना, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखी थी, प्लस रेजिडेंट्स कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइड द कंट्री, कोई भी ऐसा कंट्रीब्यूशन जो हमारे रेजिडेंट्स ने बाहर किया है, मतलब बाहर भेज दिया है यहाँ से इंडिया से बना के, ठीक है। नॉन रेजिडेंट्स माइनस कर देंगे, नॉन रेजिडेंट्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन इनसाइड द कंट्री, हमारे यहाँ पे आके किसी ने भी कोई प्रोडक्ट बनाया। देखो रेजिडेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में किसका इंक्लूड कर रहे थे हम लोग, रेजिडेंट्स प्लस नॉन रेजिडेंट्स। वहीं हम लोग नेशनल प्रोडक्ट्स में किसका, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स का इंक्लूड कर रहे थे ना, नॉन रेजिडेंट्स को तो हमने निकाल दिया था बस। तो हमने वही किया, यहाँ पे उसको प्लस कर दिया और नॉन रेजिडेंट्स को क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। अब ये तो एक हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं ना, इसी को हम लोग कह देते हैं हमारा फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या है, फॉर्मूले हैं किसके, नेशनल प्रोडक्ट के, जिसको हम राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। ये चीज़ समझ में आई। अब देखो नेशनल एग्रीगेट आता है। नेशनल एग्रीगेट का क्या मतलब है, नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। आपकी कंट्री में कुछ भी जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है आपकी, वो आपकी नेशनल इनकम होती है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। देखो इकोनॉमिक में मैंने आपको बताया टाइम का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ काउंट करनी है, किसी भी चीज़ पे आपको मतलब बेसिस लेना है, तो उसके लिए आपको एक टाइम ड्यूरेशन लेना ही पड़ेगा। National income is defined as the money value of all goods, final goods and services produced within the domestic territory of a country in an accounting year plus net factor income from abroad. Net factor income देखो यही है, इसको प्लस किया और इसको क्या किया हमने, माइनस कर दिया फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो यही क्या होती है हमारी NFIA भी जिसको हम कहते हैं, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। नेशनल एग्रीगेट जो होती है हमारी, इट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद और नॉट आउटसाइड द कंट्री, ठीक है। जो भी कोई हमारा प्रोडक्ट बना रहे हैं नेशनल रेजिडेंट्स हमारी कंट्री के, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हमारे नेशनल एग्रीगेट कहते हैं। एग्रीगेट का मतलब सबको समेशन करना, ठीक है, यही चीज़ होती है। अब देखो ये चीज़ समझ में आई आपको, मैंने आपको कुछ इकोनॉमिक टर्म्स भी बता दी। अब जो हम लोग आगे पढ़ने जाएंगे ना, उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। वैसे तो अगर हम देखेंगे कि हमारे नेशनल इनकम में देखो 8 टॉपिक्स आते हैं नेशनल इनकम पे पहुंचने से पहले, बट आज जो हमारा टॉपिक है ये हमारे जीडीपी होगा। तो जीडीपी सबसे बड़ा टॉपिक होता है और जीडीपी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। जीडीपी सबसे पहले आता है और जीडीपी से हम लोग कैलकुलेट करते करते किस पे पहुँचते हैं, नेशनल इनकम पे पहुँचते हैं, ठीक है। उसके लिए 8 स्टेप्स आते हैं, या फिर हम कहेंगे 8 हम लोग कैलकुलेट करते हैं और अलग अलग टाइप की हमारी फॉर्मूलों से, ठीक है। तो अभी हम लोग आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ जीडीपी हमारा
कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जीडीपी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। देखो ये नोट डाउन कर लो आप अपनी कॉपी में कि जब हम ग्रॉस पे होते हैं और अगर नेट से हमें ग्रॉस पे जाना है तो हमको डेप्रीशिएशन ऐड करना पड़ता है, किसमें, नेट में। ठीक है, अगर हमको ग्रॉस निकालना है, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा। ठीक है, उसके अंदर से अगर हमको नेट क्या है, नेट प्लस डेप्रीशिएशन आ जाती है हमारी किसमें, ग्रॉस में। अब डेप्रीशिएशन क्या होती है, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है कि नॉर्मल वियर एंड टीयर से जो भी कुछ हमारा खर्चा हो या फिर वैल्यू कम हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रीशिएशन कहते हैं, या फिर मूल्य ह्रास। ठीक है, बात आई समझ में। अब देखो डेप्रीशिएशन, अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ बहुत छोटा सा, कि आप लोग मुझे ये बताओगे कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है या फिर चीज़ है जिस पे कभी डेप्रीशिएशन नहीं लगती। ठीक है, मुझे आप बताना नीचे कमेंट करके। अब देखो नेट, ग्रॉस, नेट्स, अब ये चीज़ बहुत ही ईजी सी है ना कि जब ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, या फिर हम इसको यहाँ पे भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वही है, मतलब इसका आगे का फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है। बाकी जो इसका मेन फॉर्मूला है वो यही है, ग्रॉस इक्वल्स टू क्या है, नेट प्लस डेप्रीशिएशन। हिंदी वाले इसको लिख ले और इंग्लिश वाले इसको लिख लो, और लिख के रट्टा मार लो। ठीक है, याद भी मत करो, मतलब कि कोई आपसे सपने में पूछे ना कि ग्रॉस इक्वल्स टू क्या होता है तो आप बोलो नेट प्लस डेप्रीशिएशन, क्योंकि हमारा ग्रॉस में डेप्रीशिएशन इंक्लूड होता है। ठीक है, फिर उसके अंदर अगर हमको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव होगी तो उससे आगे नेगेटिव का साइन लग जाएगा, वो ब्रैकेट में रहेगा तो फिर वो खुल के नेगेटिव हो जाती है बाद में। उसकी कोई टेंशन नहीं है। बाकी देखो, तो इंडिया के केस में अगर हम देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेगेटिव रहती है, क्योंकि इंडिया भी क्या है, डेवलपिंग कंट्री। तो अगर हम मार्केट प्राइस देखें, मार्केट प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे क्या होता है, ग्रॉस हो जाता है। ग्रॉस से अगर हमने सब्सिडीज निकाल दी तो हमारा क्या बचा, नेट बचा। ठीक है, ये तीनों के तीनों फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, अब जैसे भी याद कर सकते हैं इनको करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हमारी जो पूरी नेशनल इनकम है ना, वो इन्हीं के ऊपर अब आगे चलने वाली है, इन्हीं 3 टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, ग्रॉस के ऊपर, नेशनल के ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर। ठीक है, ये चीज़ को आप याद कर लीजिए। अब देखो, अब हम आते हैं जीडीपी पे। तो हमारी जो, अब देखो क्या होता है कि हम कहते हैं भाई हमारी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है, जीडीपी फॉल कर गई, गवर्नमेंट बहुत बेकार है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, लेकिन जीडीपी फॉल हो रही है। तो गवर्नमेंट कर क्या रही है, गवर्नमेंट क्यों हाथ धर पे बैठी हुई है, हम कोसने लग जाते हैं गवर्नमेंट को, बट हमें ये तो पता ही नहीं होता भाई जीडीपी का मतलब क्या है। क्या पता है आप लोगों को जीडीपी का मतलब क्या होता है रियल में? और हम फैक्टर कॉस्ट पे डिटरमाइन करते हैं या फिर एमपी पे, और एमपी पे करते हैं तो एमपी पे क्यों करते हैं हमको कुछ नहीं पता। लेकिन आज हम लोग अपनी क्लास में पूरा का पूरा कवर करेंगे और सीख जाएंगे कि भाई सरकार को कब कोसना है और कब नहीं कोसना। ठीक है, अब देखो जीडीपी एमपी इज अ मैक्रो कंसेप्ट। ठीक है, माइक्रो नहीं मैक्रो कंसेप्ट है, मतलब ऐसा ब्रॉड है, पूरी कंट्री को लेके चलता है। दैट डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें मार्केट वैल्यू ली जाती है किसकी, फाइनल गुड्स। देखो इंटरमीडिएट नहीं है यहाँ पे, फाइनल गुड्स हैं। ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमारी इंडिया ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। ठीक है, ऐसा फाइनेंशियल ईयर में लिया गया बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइपिंग में एरर आए हैं। बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये किसको इंक्लूड करता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को एंड डेप्रिसिएशन को। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारी। देखो जीडीपी का सिंपल सा मीनिंग यही है, हमारी जितनी भी कंट्री में हमारे गुड्स बन रहे हैं या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी हमको मार्केट वैल्यू लेनी है बस। ठीक है, यही हमारी क्या है, जीडीपी एट एमपी है। एमपी पे हमने क्यों लिया, क्योंकि हम लोग उसमें मार्केट वैल्यू पे ले रहे हैं, हम लोग उसको फैक्टर कॉस्ट पे नहीं ले रहे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब आगे हम पढ़ते हैं। देखो जीडीपी में बिल्कुल आपको ब्रॉड में जाके पढ़ाने वाला हूँ, आप टेंशन मत लेना कि ये क्या हो गया ये क्या हो गया। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए, बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, इतना इतना नोट डाउन कर लीजिए, आगे कुछ एरर है इसको छोड़ देना। ठीक है, जीडीपी एमपी इज अ मैक्रो कंसेप्ट। ठीक है, मैक्रो कंसेप्ट है दैट डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर और फाइनेंशियल ईयर बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, समझ में आई ये चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जीडीपी से हमको फायदे क्या क्या होते हैं, हम क्यों बोलते हैं कि हमको जीडीपी ग्रोथ करनी है, जीडीपी ग्रोथ करनी इसलिए करनी है क्योंकि जीडीपी शोज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंट्री। ठीक है, जीडीपी से ही हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपने कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, दैट जितनी हमारी हाई जीडीपी होगी ना उतना ही हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा,
हाई होगा। द टर्म डोमेस्टिक इन जीडीपी इंडिकेट्स इट्स रिलेवेंस विद द डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी। हम लोग एक कंट्री के अंदर की ही तो हमारी विदिन, अगर हम इंडिया की जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तो बात करेंगे ना, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी इकोनॉमिक। हम ऐसे थोड़ी पाकिस्तान की या फिर नेपाल की भी इंक्लूड कर लेंगे, क्यों कर लेंगे, वो तो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है नहीं। तो इसलिए हम लोग जीडीपी किसको देखते हैं, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी को। The word gross in GDP indicates the inclusion of depreciation of fixed capital। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जीडीपी में क्योंकि ग्रॉस आया है, नेट नहीं आया, तो नेट का मतलब क्या है कि हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को क्या किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, और फिक्स्ड कैपिटल्स की। अब क्या कहता है हमारा, द प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोडक्शन यूनिट्स इक्वल्स मार्केट प्राइस लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, 10 जीडीपी एमपी इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज अनडिमिनिश्ड बाय नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब देखो जो इसमें प्राइसेस जितने भी है ना हमारी जीडीपी में, वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स इक्वल्स मार्केट प्राइस लेस इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब कि एमपी से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, हमारा इंडायरेक्ट टैक्सेस को। और इंडायरेक्ट टैक्सेस हमारे क्या होते हैं, इंडायरेक्ट टैक्सेस तो भाई गवर्नमेंट को पे होता है ना। देखो आपने कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट लिया, ठीक है, आपने 100 रुपये का प्रोडक्ट लिया, तो 100 रुपये के प्रोडक्ट की उसकी वैल्यू थी, उसकी वैल्यू कितनी थी, 80 रुपये थी, 20 रुपये तो गवर्नमेंट ने टैक्स उसमें ले लिया ना, वो भी इनडायरेक्ट। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्स को हटाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। जीडीपी एमपी एक्सक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट आउटपुट। इंटरमीडिएट आउटपुट को हम लोग निकाल देते हैं। जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ कौन सा गुड्स हमारे इंक्लूड करते हैं, देखो डेफिनेशन में था ना, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पे ये फैक्ट्री है, इसने इसको होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने आपको बेचा। यहाँ पे कुछ इसकी वैल्यू बड़ी होगी, यहाँ पे कुछ बड़ी होगी, यहाँ पे कुछ बड़ी होगी। अब देखो गुड्स कहाँ पे कैलकुलेट होगा, जितना आपने खरीदा है ना गुड्स, इसी का कैलकुलेट होगा। क्योंकि अगर हम इसको भी एक बार कैलकुलेट कर लें, इसको भी एक बार कैलकुलेट कर लें और इसको भी एक बार कैलकुलेट कर लें, तो हमारा जो है 3 बार एक ही गुड्स क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। और हम लोग यूनिट से क्यों नहीं कैलकुलेट करते, हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि भाई आप यहीं से कैलकुलेट कर लो ना, आप पूछ लो फैक्ट्री से कि आपने कितना प्रोडक्ट बनाया, क्यों आते हो पूरे कंट्री में, क्या नाम है, आप सर्वे करते फिरते हो कि आपने साबुन कितने बेचे, ये कितना खरीदा, ये कितना खरीदा। क्योंकि देखो क्या होता है कि कभी आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, आपने रिन साबुन बनाया मान लो, ठीक है, क्या आपका रिन साबुन 1 साल में बिक जाएगा पूरा का पूरा, कुछ आपके यहाँ पे स्टॉक भी तो पड़ा होगा, तो वो तो आपका कुछ भी मतलब हुआ नहीं, यूज़ तो हुआ नहीं, तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग लास्ट फाइनल जो हमारा कंज्यूमर होता है ना, हम लोग इसी के पास में जाके काउंटिंग करते हैं हमारे फाइनल गुड्स की। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जीडीपी एमपी इज द टोटल वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन डोमेस्टिक कंट्री, इट इंक्लूड्स द एमएनसी। एमएनसी भी जो हमारे में प्रोडक्शन करती है, हम लोग उसको भी इंक्लूड करते हैं। हमारी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो बाहर की कंट्री से आके करें, चाहे इंडिया की कंट्री आके करें, वो हमारे जीडीपी में इंक्लूड होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पे एफडीआई को बढ़ाओ, आप इंडिया में एफडीआई को बढ़ा दो, मतलब नंबर ऑफ यूनिट की फैक्ट्रीज लगा दो, यहाँ पे 100-200 फैक्ट्रीज और इंक्लूड करवा दो। तो इससे हमारा क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ रेट तभी हो सकती है जब हमारे पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा। इंडिया में तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है नहीं, हमको बाहर से चाहिए, तो हम बाहर से एफडीआई को बुलाते हैं। इसीलिए अगर एफडीआई आएगा तो वो डोमेस्टिक कंट्री को या फिर हमारी जैसी कंट्री जो गरीब कंट्रीज हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत हद तक फ़ायदा ही पहुँचाएगा। ठीक है, देखो एफडीआई के ऊपर मैंने एक क्लास बना रखी है, आप लोग उसको देखिए, और उसमें मैंने आपको बता भी रखा है कि एफडीआई इस बार क्यों बढ़ा इंडिया में इतने ज़्यादा, और उसमें क्या नाम है कि एफडीआई के फ़ायदे क्या क्या हैं हमारी इंडिया जैसे गरीब कंट्री के लिए। ठीक है, तो आप उसको देखिए। तो अब देखो आगे देखते हैं, क्या जीडीपी एमपी एक्सक्लूड्स, क्या करता है, एक्सक्लूड करता है किसको, कैपिटल गेन्स को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, और इनकम जनरेटेड थ्रू इलीगल मीन्स। देखो ये समझ में आएगा इलीगल मीन्स को क्यों भाई एक्सक्लूड कर देता है, क्योंकि आप किसी भी कंट्री, अपनी कंट्री में आप जीडीपी को बढ़ा दो, कैसे, ड्रग्स बेच के फ़ायदा है कुछ, आपके भाई सिटीजन ही तो कमज़ोर होंगे, आपको कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं ना उससे। और कोई ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं है कि जिससे मतलब कि हम राष्ट्रीय वर्ल्ड लेवल पे जाके दिखा दें कि भाई हम तो ड्रग्स का धंधा करते हैं, हम तो बहुत बड़ी कंट्री, हम तो ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं, तो क्या अच्छी बात है क्या, आपको सब कंट्रीज नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इलीगल मीन से कोई भी कमाए वो धंधा इसमें इंक्लूड नहीं होता। चोरी चपाटी को आप जीडीपी में इंक्लूड कर दो कि मतलब आप चोरी करके लेके आए, आपने कितना 1 लाख का चोरी किया, तो ये आपकी आय है।
मतलब आपने बहुत अच्छा काम कर दिया और आपने इसको इंक्लूड कर दिया। तो अब लोग क्या करेंगे, इसमें लोग कहेंगे भाई ये तो प्रोफेशन बन गया मेरा, मैं भी चोरी करता हूँ और फिर किस में आऊँगा, जीडीपी को अपने ग्रो करता हूँ, ठीक है, इसलिए नहीं किया जाता। और फिर कैपिटल गेन्स का मतलब क्या होता है ना कि जैसे आपने आज यहाँ पे 10 रुपये लगाया, ठीक है, और यही रुपये आपका क्या हो गया, 100 रुपये हो गया, कभी आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो इसको हम लोग जीडीपी में इंक्लूड इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें कोई भी मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ ना, आपने पैसा लगाया वो पैसा आपका डबल हो गया, बस कोई किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट का सर्विस कुछ भी बढ़ी नहीं बढ़ी, कुछ भी प्रोडक्ट बढ़ा नहीं बढ़ा, बस क्या हुआ, आपका पैसा बढ़ गया है, ठीक है, इसलिए कैपिटल गेन्स को इसमें इंक्लूड नहीं करते। फिर आता है हमारा ग्रॉस जीडीपी कि हम लोग जीडीपी को ग्रॉस में ही क्यों इंक्लूड करते हैं। देखो क्या होता है कि हमारी जीडीपी बहुत ही वाइड कंसेप्ट होता है, कि मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत ही छोटा सा एक कंसेप्ट है कि हम लोग समझ लें आज में। आप इस वाली वीडियो को 2-3 बार में देखो, ठीक है, आपको जीडीपी समझ आएगी। अब जीडीपी ग्रॉस क्यों होती है, ठीक है, इसके भी अपने कुछ कारण हैं। क्या है, जीडीपी एमपी इज फाइनल प्रोडक्ट्स वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस पे जितने हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हमारे जीडीपी एमपी होते हैं। मार्केट प्राइस क्या है, एमपी जो होता है हमारा मार्केट प्राइस होता है, ठीक है। तो जीडीपी एमपी किस पे होता है, फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे एट मार्केट प्राइस होते हैं, डेफिनेशन में बताया था। दिस इज व्हाट बायर्स पे, ये क्या है जो बायर्स क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने, जैसे आपकी यहाँ पे फैक्ट्री है रिन साबुन की और आपने यहाँ से प्रोडक्ट बेचा मान लो कि 90 रुपये में, ठीक है, 90 रुपये में बेचा और आगे बढ़ते बढ़ते इसकी वैल्यू कितनी होगी, 110 रुपये हो गई, ठीक है। तो 90 रुपये जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, जीडीपी में कितना इंक्लूड होगा, 110 रुपये, क्योंकि आप फाइनली तो उसको इतना पे कर रहे हो, क्यों, बट दिस इज नॉट व्हाट प्रोडक्शन यूनिट्स एक्चुअली रिसीव, ठीक है। 90 रुपीज़ को हम लोग किस में इंक्लूड नहीं करेंगे, जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 करेंगे, क्यों, आउट ऑफ व्हाट बायर्स पे द प्रोडक्शन यूनिट्स हैव टू मेक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, इसमें कुछ डेप्रिसिएशन लगता है, एंड पेमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज सेल्स टैक्स। आप जितना भी पेमेंट कर रहे हो उस पर क्या लगता है, उस पर कुछ सेल्स टैक्स लगता है, कुछ अब तो जीएसटी लगता है डायरेक्टली, ठीक है, तो हम जीएसटी कहते हैं उसको। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारी जितने भी हम अपनी तरफ से जो पेमेंट कर रहे हैं ना, वही हमारा क्या होता है, जीडीपी में इंक्लूड होता है, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट से कितने रुपए माल निकला उससे कोई मतलब नहीं है। फिर दिस एक्सप्लेन्स वाई जीडीपी एमपी इज कॉल्ड ग्रॉस, इट इज़ कॉल्ड ग्रॉस क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन का भी प्रोविजन होता है। इट इज़ कॉल्ड ग्रॉस बिकॉज नो प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन को इससे बाहर नहीं निकाला गया है। हाउएवर इफ डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड, अगर हम डेप्रिसिएशन को निकाल देते हैं तो हम लोग कहाँ पे पहुँच जाते हैं, हमारे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे पहुँच जाते हैं। वो 3 जो मैंने आपको चीज़ें लिखवाई थी, फैक्टर एमपी की, ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट की और फिर नेट की डोमेस्टिक में, वो आपको याद है ना, ग्रॉस से नेट में किस तरीके जाते हैं, वो आप लिखिए कॉपी में साइड में लिख के रखो, ठीक है, और उससे ही सब चीज़ें देखते जाओ। तो ये क्या होता है, अगर हम जीडीपी से अगर हम डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दें तो हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे पहुंच जाते हैं। अब हमारा आगे क्या आता है, जीडीपी कॉल्ड एट मार्केट प्राइस। जीडीपी हम लोग मार्केट प्राइस पे ही क्यों कैलकुलेट करते हैं, आउट ऑफ व्हाट बायर्स पे द प्रोडक्शन यूनिट्स हैव टू मेक पेमेंट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। आपने जैसे मान लो ये जो है यूनिट है, ये कुछ भी अपना प्रोडक्ट जो बेच रही है मार्केट में, अगर आप इससे आपने मान लो इसको 110 रुपये बेच दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता ना कि इसने तो अपना प्रोडक्शन यूनिट से निकाला था 80 रुपये का, बट इसमें तो कुछ टैक्सेस भी पे हो गया ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये अब आपको तो ये सब कुछ नहीं पे करना है, ये सब कुछ किसको पे करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये हमारी वो पे करती है प्रोडक्शन यूनिट, रिन की जो फैक्ट्री है वही पे करेगी, लेकिन लेती आपसे है, बट वो उसका मेन प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्केट प्राइस पे इसको कैलकुलेट करते हैं, इफ़ एनी, ठीक है, अगर कोई है इनडायरेक्ट टैक्स, वैसे तो होता ही होता है हर कंट्री में। समटाइम्स प्रोडक्शन यूनिट्स रिसीव सब्सिडी ऑन प्रोडक्शन, this is in addition to the market price which production units receive from the buyers, therefore that what production units actually receive, देखो यहाँ से important हो जाता है, what production units is actually receive is not the market price, हमको ही पता है ये बात क्योंकि उसमें कुछ उसका टैक्सेस इंक्लूड हैं, ठीक है, इसलिए वो मार्केट प्राइस उसका नहीं होता, मार्केट प्राइस, बट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज, ठीक है। This is what is actually available to production units for distribution of income among the owners of factors of production. तो जो भी कुछ हमारे मार्केट प्राइस उनमें से माइनस होकर जितना भी इनडायरेक्ट टैक्सेस या सब्सिडीज बचता है, वही क्या होता है, एट लास्ट में जाके हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट के जो ओनर्स हैं उनके पास में जाता है, ठीक है। तो हमारे देखो जीडीपी बहुत वाइड कंसेप्ट है, मैंने आपको इसमें बहुत इजी तरीके से पढ़ के बताया, मैंने आपको कुछ इकोनॉमिक हमारी जो टर्म्स थी वो भी बताएं ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई बीच में क्या टर्म्स आने को समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो इसके लिए देखो बहुत ज़्यादा इजी करके पढ़ा दिए,
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अब हम लोग अपना नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे पार्ट 2 उसको कल लेके आएंगे, ठीक है। काफ़ी लंबा जाने वाला टॉपिक, मतलब 4-5 क्लासेस में आराम से जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत ज़्यादा इजी और समझ में भी आएगा आपको अच्छे से, ठीक है। तो देखो, अगर आप हमारे चैनल के साथ में नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दूसरों के साथ में शेयर कीजिए। बताइए किस तरीके से हम कॉमर्स एक्सेस एक फ्री बैच लॉन्च किए हैं पूरा का पूरा, जिसमें हम लोग एक भी आपसे पैसा नहीं लेंगे और आपको एक फ्री पूरा का पूरा बैच देंगे इसका, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी तरीके पढ़ाएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, और कोई प्रॉब्लम आती भी है तो नीचे आप कमेंट में मुझे बताइए कि ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से पढ़ के या फिर समझा के बताऊँगा, ठीक है। समझ में आई ये चीज़? ओके, थैंक यू सो मच।